गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सौरभ क्लासेस फॉर हिस्ट्री। आज मैं बीए सेमेस्टर 1 के पेपर CC2 जिसका नाम है हिस्ट्री ऑफ झारखंड, इस विषय से एक टॉपिक आप लोगों के सामने लेकर हाजिर हुआ हूँ। आज हमारे अध्ययन का जो विषय है वह है रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन अंडर ब्रिटिश राज, अर्थात राजस्व व्यवस्था ब्रिटिश काल के अंतर्गत। तो ब्रिटिश राजस्व का सबसे प्रमुख स्रोत क्या था? भू राजस्व। तो चलिए हम अपने विषय को प्रारंभ करते हैं और जानते हैं कि ब्रिटिश शासनकाल के दौरान झारखंड प्रदेश में भू राजस्व व्यवस्था किस प्रकार की थी। तो उसके लिए सबसे पहले हम उसके इंट्रोडक्शन को देखेंगे, भूमिका जिसे हम कहते हैं। भूमिका के पश्चात हम उसमें क्या क्या प्रावधान किए गए थे उनको देखेंगे और इसको आगे चलकर आज़ादी से पूर्व तक ये कैसी अवस्था रही इसकी और इसकी क्या भूमिका है, अंत में हम उसकी प्रासंगिकता को दर्शाते हुए इसका निष्कर्ष करेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं अपनी क्लास को। 1771-80 ईस्वी में कप्तान कैमक ने पलामू, छोटा नागपुर और रामगढ़ पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। पलामू के राजा गोपाल राय, छोटा नागपुर खास के महाराज दर्पनाथ शाह और रामगढ़ के राजा मुकंद सिंह के साथ लगान की बंदोबस्ती भी की गई। राजस्व संबंधी समझौते के अनुसार यह जो समझौता हुआ था वह 3 वर्षों के लिए किया गया। इस तरह पटना काउंसिल का मानना था कि इन समझौतों से निर्धारित रकम पर्याप्त नहीं थी, इसलिए मालगुजारी बढ़ाने के लिए मिलिट्री कलेक्टर की जगह सिविल कलेक्टरशिप की स्थापना की गई। इस तरह 1775 ईस्वी में SG हिटली ने सिविल कलेक्टर के रूप में अपनी नियुक्ति दी। जब रामगढ़ जिला को पटना काउंसिल की देखरेख से अलग कर प्रेसिडेंसी के अधीन किया गया तो राजस्व संबंधी मामलों का निष्पादन सीधे फोर्ट विलियम स्थित काउंसिल द्वारा किया जाने लगा। फोर्ट विलियम कलकत्ता का प्राचीन कालीन नाम है, तो फोर्ट विलियम के अधीन वो चला गया। इसके बाद रामगढ़ के कलेक्टर को कलकत्ता में नव स्थापित कमेटी ऑफ रेवेन्यू के अधीन कर दिया गया। यह बोर्ड झारखंड के राजस्व संबंधी प्रशासन की देखभाल करता था। कंपनी के सामने झारखंड की सबसे बड़ी समस्या राजस्व वसूली की थी। इस क्षेत्र में कृषि समस्याओं का समाधान करने के लिए कंपनी द्वारा कोई प्रयास नहीं किए गए। इस कारण यहाँ पर बार बार उपद्रव और विद्रोह होते रहते थे। प्रत्येक अफसर का दृष्टिकोण समस्या के प्रति अलग अलग रहता था। इस तरह से कुछ अफसर चाहते थे कि खालसा गांव को सालाना लीज के आधार पर ठेकेदारों को दिया जाए। खालसा जमीन यानी कि जो सरकारी जमीन को हम लोग खालसा भूमि भी कहते हैं। तो कुछ अफसर ये चाहते थे कि जो सरकारी जमीन थी उनको लीज पर ठेकेदारों को दिया जाना चाहिए, लेकिन रामगढ़ के कलेक्टर सालाना ठेका के खिलाफ थे और पंचवर्षीय बंदोबस्त का समर्थन करते थे। उनका मानना था कि पंचवर्षीय बंदोबस्त से कृषि के प्रसार में सहयोग मिलेगा, लेकिन इसका कोई लाभ नहीं मिला क्योंकि ठेकेदार कृषि को बढ़ाने या सुधारने में असफल साबित हुए। ST कथवर्ड ने सालाना या 5 साल का बंदोबस्त की जगह ठेकेदारों से 2 वर्षों का बंदोबस्त किया।
इसी प्रकार डेविडसन ने ठेकेदारों से 20 वर्ष का बंदोबस्त किया। इस तरह झारखंड में कई प्रकार की जोत होने के कारण किसानों और सरकारों दोनों को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा। विभिन्न प्रकार के जोतों से अनेक उलझनें पैदा हो जाती थी। झारखंड के विभिन्न भागों में जोत का स्वरूप अलग अलग देखा जा सकता है। जैसे पलामू मुख्य रूप से जागीर और इजरा व्यवस्था द्वारा संचालित होता था। रांची में खुटकटी, भुईहरी, पनहई और माझी प्रथा का प्रचलन था। सिंहभूम, हजारीबाग और संथाल परगना में जोत या जागीर उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन काल में भी जमीन से वंचित किए जाने की समस्या से जूझ रहे थे। बहुत सी जमीनों की बिक्री की जा चुकी थी और वह जमीन अभी भी पहले के मालिकों के नाम से रिकॉर्ड में दर्ज थी। खिराजी जोत पर वंशानुगत अधिकार होता था और उनकी बिक्री भी हो सकती थी। इसलिए वैसी जमीन के नए नए मालिक बन गए थे। इस तरह से बेगई, चौकीदारी, बोसाई, भुईहरी जमीन न तो वंशानुगत होती थी और न उनकी बिक्री ही की जा सकती थी। इसके बावजूद ऐसी बहुत सी जमीनों का बिक्री भी किया जा चुका था। इस प्रकार 1826 ईस्वी में कथवर्ट ने सलाह दिया कि जागीरदारों को उनकी जमीन बेचने ना दी जाए। इस तरह से सरकार ने छोटा नागपुर के जोतों के बारे में सही सही जानकारी प्राप्त करने के लिए अलेक्जेंडर प्रिंसेप को भेजा तथा उसने सूचना दी कि बहुत सी जागीरदारी बेच दी गई है। सरकार जागीरदारों को उनकी जमीन लौटाने के लिए कुछ करने में असमर्थ थी, क्योंकि इससे खरीदारों के प्रति अन्याय होता। जागीरदारों के जीवन काल में जागीर को जब्त करना भी कठिन था। इसलिए यदि सरकार समझती थी कि बिक्री ठीक ढंग से हुई तो जमीन खरीदार के पास रहने दी जाती थी। लेकिन कंपनी शासन की स्थापना होने के बाद खरीदी गई जमीन को बहुत पक्का भी नहीं मानती थी। कुछ परिस्थितियों में सरकार ने बिक्री करने या उत्तराधिकार प्राप्त करने का अधिकार भी छीन लिया। यह स्थिति छोटा नागपुर एजेंसी एक्ट पास होने तक जारी रही। जमीन से वंचित किए जाने पर की घटनाओं में कमी आई। अब 1894 ईस्वी में सरकार ने जागीरदारों को जमीन बेचने का अधिकार दिया। इस तरह से कभी कभी सरकार चाहकर भी कुछ करने में असफल रही थी। जमींदारों से कहा गया कि वो किसानों से मंगल, राहदरी, पनखई इत्यादि तरह तरह के
करों की वसूली ना करें। किसानों की शादी के समय या जमींदारों की क्षेत्रों में पार होने पर कर देना पड़ता था। सरकार द्वारा नियम बनाया गया कि जमींदार प्रत्येक वसूली के लिए अपनी रसीद दे। सरकार द्वारा नजराना, सलामी, गुनहगारी और धार्मिक उत्सवों के अवसर पर जमींदारों द्वारा की जाने वाली वसूली को समाप्त कर दिया गया। लेकिन इन सब के बावजूद सरकार द्वारा किसानों की वास्तविक स्थिति जानने का कभी प्रयास नहीं किया गया। लोगों को उनके भाग्य के भरोसे छोड़ दिया गया। कंपनी शासन के अंत में करों की कोई कमी नहीं थी और रसीद शायद ही दी जाती थी। जब भी कोई जन विद्रोह होता था तो सरकार द्वारा सुधारों की आवश्यकता महसूस की जाती थी, लेकिन जागीरदार कोई विशेष ध्यान नहीं देते थे। इस तरह किसानों की स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई थी। कोई भी किसान किसी भी समय बेदखल किया जा सकता था। परिणाम स्वरूप किसानों को हमेशा गरीबी में जीवन यापन करना पड़ा। गांव की संपत्ति दिन प्रतिदिन घटती जा रही थी। इन समस्याओं के समाधान के लिए खालसा एवं रैयतवाड़ी बंदोबस्त किए गए थे, लेकिन जमींदारी किसानों को उनके भाग्य पर छोड़ दिया गया था। इस तरह से हम देखते हैं 1867 ईस्वी में पारित टेनेंसी एक्ट के अंतर्गत रैयती जमीन सहित सभी प्रकार के जोतों का खाता खोलने का निर्णय लिया गया। इसके अंतर्गत जिस जमीन पर भी जिसका 20 वर्षों से लगातार अधिकार बना हुआ था, उसके नाम से खाता खोलने की व्यवस्था की गई। इस प्रकार पैमाइश और मालबंदी का कार्य 1920 ईस्वी तक चलता रहा। 1908 ईस्वी में टेनेंसी एक्ट में स्थायी किसान की परिभाषा को शामिल किया गया और इस तरह से अनेक किसानों को स्थायी मिल्कियत या जागीर प्राप्त हुई। जमींदारों को बहुत सी जमीनें जो अभी तक खास थी, अब उन पर किसानों का अधिकार हो गया। बकाया मालगुजारी की वसूली के लिए जमींदारों को जमीन जब्त करने से मना कर दिया गया था। ब्रिटिश सरकार ने जहां तक संभव हुआ मालगुजारी के लिए जमीन की बिक्री को रोका। इस तरह छोटा नागपुर एवं संथाल परगना टेनेंसी एक्ट पूर्ण रूप से सफल नहीं हुआ। इसके रैयती जोतों के लिए बिक्री संबंधी नियम कारगर साबित नहीं हुए। इस कानून का प्रमुख उद्देश्य आदिवासी रैयतों की रक्षा करना था, लेकिन इस उद्देश्य की पूर्ति में भी यह कानून पूरी तरह से असफल रहा था। आदिवासियों की जमीनों की
बिक्री पर पूर्ण रूप से रोक नहीं लग सकी। इस प्रकार छोटा नागपुर और संथाल परगना टेनेंसी एक्ट में अनेक बदलाव करने पड़े, लेकिन इसके बावजूद यह समस्या वर्तमान में भी बनी हुई है। इस प्रकार से हम उपरोक्त अध्ययनों के आधार पर पाते हैं कि जनजातीय बाहुल्य क्षेत्र झारखंड में जब ब्रिटिशों का आगमन हुआ और जब ब्रिटिशों ने पलामू, छोटा नागपुर और सिंहभूम क्षेत्रों को अपने अधीन कर लिया, तत्पश्चात उन्होंने इन क्षेत्रों से राजस्व की वसूली करनी प्रारंभ की। इनकी राजस्व वसूली की व्यवस्था ठेकेदारी व्यवस्था पर आधारित थी, जिसके अंतर्गत अलग अलग भूमि को अलग अलग प्रकार से अलग अलग समय के लिए कोई निश्चित अवधि नहीं होती थी। किसी के साथ 2 वर्ष, किसी के साथ 5 वर्ष, किसी के साथ 20-20 वर्षों का एक समझौता होता था। उस समझौते के द्वारा उनको भूमि, ठेकेदारों को भूमि दे दी जाती थी। ठेकेदार अपनी उस भूमि को पट्टे पर लेकर उस पर भूमिहीन कृषकों से कृषि करवाते थे और करों की वसूली करते थे। कृषि के अलावा वो अन्य प्रकार के भी कर उनसे लिया करते थे और इन सब करों की वसूली के पश्चात वो ब्रिटिश राजकोष में उसको जमा करते थे। इन्हीं करों के बोझ से जब आदिवासी समाज त्रस्त हो गया, जब उन पर बोझ धीरे धीरे बढ़ने लगा, तब वे इससे आक्रांत हो उठे। दरअसल ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो कर लगाए गए थे, उसके अतिरिक्त जमींदार अपने लाभ को ध्यान में रखते हुए उनसे अनेक प्रकार के अन्य कर भी वसूल रहे थे, जिसका समय समय पर विरोध हो रहा था और जो अनेक विद्रोहों के रूप में आगे दिखाई भी दिया। सरकार ने उक्त विद्रोहों का दमन तो बड़ी आसानी से कर दिया और उन विद्रोहों के साथ सहानुभूति दर्शाते हुए उन्होंने समय समय पर अनेक सुधारवादी कानून भी पास किए। लेकिन कुल मिलाकर देखें तो आज भी वह स्थिति भयावह बनी हुई है। आज भी जनजातीय भूमि का हस्तांतरण हो रहा है। इसलिए सरकार निरंतर एसपीटी और सीएनटी एक्ट को मजबूत बनाने पर जोर दे रही है और उनके द्वारा आदिवासी और अनुसूचित जाति की भूमि को बेचे जाने पर प्रतिबंधित कर दिया गया है। इसके अंतर्गत उस उक्त भूमि का जो बेचने की व्यवस्था है वो सिर्फ उसी जाति तक ही सीमित रखी गई। तो इस प्रकार से हम अपने विषय को यहीं विराम देंगे। हमें उम्मीद है कि यह जो वर्णन है आपको इस विषय के बारे में वो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आपके कोई सवाल हो तो आप हमसे कमेंट के सेक्शन में जाकर हमसे सवाल पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। हम आपसे अगले क्लास में फिर से मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए हम आपसे विदा चाहेंगे। धन्यवाद।